हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में यूएस से ईरान पर अटैक करने वाला है? तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ में ये जो फ्यूल और पावर की शॉर्टेज हो रही है, ये हमें कहाँ ले जा रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और एज यूजुअल हम मार्केट्स के भी बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, एफआईआईज क्या कर रहे हैं और अगले हफ्ते क्या हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि ट्रंप के जो बेटे हैं उनकी शादी थी और उन्होंने कहा है कि वो ही इज़ नॉट अटेंडिंग हिज सन्स वेडिंग। और इसके जो रीजंस ये बताए गए हैं कि सर्कमस्टांसेस पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट, ऐसा रीज़न ऑफिशियली बताया गया है। ट्रंप ने कहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी टू रिमेन इन वॉशिंगटन एट द वाइट हाउस ड्यूरिंग दिस इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। खबरें ऐसी हैं कि उन्होंने अपने आप को वाइट हाउस में लॉक कर दिया है इस वीकेंड में। अभी वहाँ पर छुट्टी, बड़ा वीकेंड है, तो उसमें भी वो वाइट हाउस में काम कर रहे हैं। और ऐसी भी खबरें हैं कि कई ऑफिशियल्स की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। तो इसलिए एक स्पेकुलेशन बनता हुआ दिख रहा है कि क्या कहीं अटैक की तैयारी चल रही है। दोस्तों, ध्यान रहे कि दोनों ट्रैक्स एक साथ चल रहे हैं। लड़ाई और ये सब जो बढ़ चढ़ के थ्रेट देने की बात हो रही है, दोनों पार्टीज़ वो भी कर रही हैं, साथ में बातचीत भी कर रही हैं। तो यूएस ईरान की अभी भी पाकिस्तान के थ्रू डिस्कशन चल रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी ईरान में है, कुछ लास्ट मिनट प्रपोज़ल वहाँ पर देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मेन मुद्दा है, जैसा कि आप जानते हैं, वो है न्यूक्लियर का। और ईरान ने साफ कह दिया है कि हम अपना न्यूक्लियर मटेरियल नहीं देंगे और हम न्यूक्लियर को एनरिच करेंगे। और अमेरिका के लिए वही सबसे बड़ा इशू है, इजराइल के लिए वही सबसे बड़ा इशू है। इसके साथ ही एक दूसरे को जो थ्रेट देने की बात है वो भी साथ साथ चल रही है। ट्रंप ने कहा है कि मैं तो ईरान पर अटैक ही करने वाला था कि मुझे कतर और सऊदी अरेबिया इन्होंने रोक लिया। ये सच भी हो सकता है, क्योंकि अभी वहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है, कोई भी नहीं चाहता है कि लड़ाई बढ़े, लेकिन अमेरिका, इजराइल ऐसा चाहते हैं। और ईरान ने भी बोल दिया है कि इस बार लड़ाई होगी तो बड़ी होगी और इस रीजन से बाहर भी होगी। सो दोनों ट्रैक्स एक साथ चल रहे हैं। अभी लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है और ये शायद एक आखिरी एफर्ट हो रहा है कि लड़ाई को लॉन्ग टर्म के लिए रोका जाए। तो अगले 48 आवर्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। अब जो ये लड़ाई चल रही थी और अभी तो एक महीने से सीज़ फायर भी है, इसके बावजूद भी हमारे इंडिया में पावर की सिचुएशन दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। तो मैं कुछ डेटा गैदर करने की कोशिश कर रहा था, और आप जानते हैं दोस्तों कि डेटा आप पब्लिक डोमेन से ही गैदर करते हैं। तो वहाँ जो मुझे दिखा उसमें ये कि हमारे पास 9.5 डेज़ का फ्यूल रिज़र्व है। और हमारे जो स्ट्रैटेजिक रिज़र्व्स हैं वो मोस्टली साउथ में हैं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और बेंगलुरु और कर्नाटका। सो 2 स्टेट्स में उन्होंने बनाया हुआ है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व जो है उसके 64% हमने भर के रखा हुआ है। ओके, सो हमारी जो कैपेसिटी है 5.33 मिलियन टन की है, उसमें से 3.37 मिलियन टन हमारा रिज़र्व है। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। और गवर्नमेंट हैज सेड 69 डेज ऑफ क्रूड एंड एलएनजी हमारे पास है, 48 डेज़ का एलपीजी हमारे पास है। तो ये डेटा मिसमैच क्यों है? क्यों कई जगह कहा जा रहा है कि 9.5 दिन का रिजर्व हमारे पास है, लेकिन सरकार कह रही है कि ज़्यादा है। तो सरकार जो कह रही है वो ये कह रही है कि हमारे पास 69 डेज़ का क्रूड और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसका रिजर्व है। ओके, सो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अगर हमें कल ज़रूरत पड़े तो हमें तुरंत मिल जाए। हो सकता है उसमें से कुछ कन्वर्ट हो जाए। तो अभी हमारे पास 9.5 डेज़ का ऑफिशियल रिजर्व है। क्योंकि देखिए, अगर 69 डेज़ का रिजर्व होता, ऑब्वियसली फिर फ्यूल की शॉर्टेज भी नहीं होती, पेट्रोल पंप्स में लाइनें भी नहीं लगती। और जो हम देख रहे हैं कि पावर बैकअप्स नहीं चल रहे हैं, कई स्टेट्स में पावर कट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये सब इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो दिख रहा है, इसका मतलब
जो डेटा है वो सही कह रहा है कि स्कैरसिटी है, सरकार भी कह रही है भैया तैयार रहो। ओके, सो बेशक हम कहें कि हमारे पास 60 दिन 70 दिन का रिजर्व है, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और हमें दिख रही है। अब अगर रिजर्व्स की बात करें, सो क्या हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व हमने इतने सालों में बनाया? क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे कि हमारे जो 4 मेट्रो हैं उसमें से मुंबई को आप छोड़ दीजिए, वहाँ पावर सिचुएशन अच्छी है, कोलकाता में भी बहुत अच्छी है, चेन्नई का साइज़ छोटा है बट वहाँ भी ठीक ठाक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो दिल्ली एनसीआर एरिया है, जहाँ पे बहुत सारा बिजनेस होता है, सर्विसेज की इंडस्ट्री है, और आप जानते हैं नोएडा हो या गुड़गांव हो, ये डीजल जनरेटर्स पे चलते हैं, वहाँ पावर की प्रॉब्लम है। सो ये जो एक बड़ा आपका एनसीआर रीजन है जहाँ से इतना सारा रेवेन्यू आता है, उसको कवर करना चाहिए था। तो अब आप सिचुएशन देखिए, 9.5 दिन का रिजर्व है हमारे पास, अगर ये सप्लाई क्रंच आ गया तो वहाँ पे तो पूरा ऑफिस ठप हो जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है वर्क फ्रॉम होम की तैयारी करो, घर से काम करो, मेट्रो से चलो, बिकॉज दे नो कि ये सब ठप। अब उसके सिम्टम्स भी दिखने लगे हैं। आपने देखा होगा कि नोएडा में कई सोसाइटीज़ में लिफ्ट्स नहीं चल रहे थे क्योंकि जनरेटर्स चलाने का फ्यूल नहीं था। तो चाइना और यूएसए में अगर आप देखिए तो उन्होंने ह्यूज रिजर्व बना के रखा है। चाइना के पास 1.4 बिलियन बैरल्स का रिजर्व है, 80 to 90 इंपोर्ट डेज, यानी कि हर दिन वो जितना इंपोर्ट करते हैं उसका 90 गुना तक का उनके पास रिजर्व है। तो अगर वो 90 दिन भी अगर इंपोर्ट नहीं होता है ना, उनका काम चलता रहेगा। अमेरिका का 41 मिलियन बैरल्स का रिजर्व है, 47 डेज का इंपोर्ट डेज का उन्होंने रिजर्व बना के रखा है, यानी कि 47 डेज अगर वो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो भी उनका काम चलता रहेगा। बाय द वे, अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड का, तो उसके बावजूद भी वो इंपोर्ट करता है। तो अगर बाहर से इंपोर्ट नहीं भी आता है तो उनका काम चलता रहेगा। और आप देख सकते हैं कि कहाँ चाइना 1.4 बिलियन बैरल्स का उनका स्ट्रैटेजिक रिजर्व है और हमारा 21.4 मिलियन का। तो चाइना के सामने हम कुछ भी नहीं है अगर हम रिजर्व्स की बात करें। सो 9.5 डेज का हमारे पास फ़िलहाल के लिए रिजर्व है। अब हमारे पास सबसे होपफुल सिचुएशन है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हो जाए, पीस वीस डील बन जाए तो हम बच जाएंगे, अदरवाइज़ फिर आप जानते हैं क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, सरकार भी इस खतरे को भांप रही है, तरह तरह के कदम उठाने की कोशिश करी, जो भी है उनके पास उसे वो उसी के बेसिस पर कुछ फिक्स देने का, कुछ सोल्यूशन देने का सोच रही। तो इसमें अगर आप देखिए तो इंडस्ट्री पे कट किया जा रहा है। आप में से कई लोग गुजरात के हैं, मेरे पिछले कुछ वीडियोस में उन्होंने कमेंट किया कि गुजरात में कई इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, उनको सप्लाई नहीं मिल रहा है। आप में से ही लोगों ने कमेंट किया और ख़बरें भी देखने को मिली, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज़्यादा इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है। सो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सप्लाई को कट किया है ताकि घरों में कम से कम फ्यूल चलता रहे, क्योंकि देखिए घर में खाना नहीं बनेगा तो क्या होगा आपको पता है। इसके बाद जो खबर ये है कि देयर इज़ ऑल्सो रिपोर्ट ऑफ स्पाइक इन फायरवुड सेल्स एंड इंक्रीज्ड सेल्स ऑफ काउ डंग केक्स। सो जिसको हम इतने सालों से कह रहे थे कि इसको छोड़ो, लकड़ियाँ मत जलाओ, और वो जो काउ डंग केक्स होते हैं, गोबर के जो क्या बोलते हैं उसको, उसका यूज़ ना करो, तो अब वहाँ पर वापस शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर फ्यूल नहीं मिलेगा तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। और कभी कभी हम भी सोचते हैं हमारे पास तो चलो जो पाइप्ड गैस आती है, किसी दिन वो बंद हो गई तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई सल्यूशन नहीं है। सो मतलब सोचना पड़ेगा कि क्या, कहाँ से हम लकड़ी लाएंगे और कहाँ से जलाएंगे। सो फ़िलहाल तो हम इसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, लेकिन जब होगी तो तब देखा जाएगा। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने केरोसिन कोटा भी बढ़ाया है, 48,000
लीटर्स का कोटा भी बढ़ाया है। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो रियलाइजिंग कि लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि कुछ रेस्टोरेंट्स को इजाज़त दी है कि वो ऑल्टरनेट जो मीन्स हैं जो थोड़ा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो पावर की सिचुएशन इज़ नॉट लुकिंग गुड, आप देख सकते हैं। और अभी तो काम चल रहा है, सबका काम चल रहा है, थोड़ा बहुत कैसे वैसे करके चल रहा है, लेकिन कितने दिन चलेगा ये देखना है। अगर ये सिचुएशन, ये लड़ाई फर्दर एस्केलेट होती है, सो विल बी इन डीप ट्रबल। अब देखिए इसका इम्पैक्ट की बात करते हैं। सो हाई फ्यूल प्राइस मतलब हाई इन्फ्लेशन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सब जानते हैं। सो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, तो पहला इम्पैक्ट तो ये हो गया। फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज है और उसके लिए एलएनजी यूज़ होता है जिसकी सप्लाई कम है। सो फिर लो क्रॉप प्रोडक्शन, वो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेगा। और फिर फ्यूल का शॉर्टेज होगा, तो जैसा कि अभी दिल्ली में स्ट्राइक चल रही है, तो ट्रांसपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये फिर लो प्रोडक्शन क्रिएट करेगा। तो इसका इम्पैक्ट आप समझ पा रहे हैं। कॉमन मैन को इम्पैक्ट होगा, हो रहा है ऑलरेडी, लोग प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ को होगा तो कंपनी के जीडीपी पर इम्पैक्ट होगा, फार्मर्स को होगा, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, कम होगा, वंस अगेन इट विल इम्पैक्ट जीडीपी, और साथ में जो रूरल इनकम है उस पर इम्पैक्ट करेगा। फैक्ट्रीज, छोटे मोटे जो कंपनीज हैं वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, जो ब्लू कॉलर जॉब है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और बाकी जो बच गए स्टूडेंट वगैरह वो तो ऑलरेडी सफ़र कर ही रहे हैं। सो अगर आप देखें कि फ़ायदा किसको हो रहा है, हम करंट सिचुएशन में फ़ायदा किसको हो रहा है और किस बेसिस पर हम कह रहे हैं कि हमारे इकॉनमी में ग्रोथ आएगा और ये टेम्पररी है, और मार्केट भी अल्टीमेटली इकॉनमी को ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा सिल्वर लाइनिंग नहीं दिख रही है। अब आप में से कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप प्रॉब्लम्स की बात करते हो, आप सल्यूशन क्यों नहीं बताते, आपको सल्यूशन देना चाहिए, ऐसा करके वो मुझे क्वेश्चन करते हैं। तो पहली बात तो ये है, मेरा काम सल्यूशन देना नहीं है, सल्यूशन देने का काम दूसरे का है, जो सल्यूशन देने की सैलरीज ले रहे हैं, जिन्होंने सल्यूशन देने के लिए पावर में आए, उनका काम है सल्यूशन देना। सल्यूशन देना हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है। दूसरी बात, अगर हम सल्यूशन देंगे कौन सुनेगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन चलिए आपके डिमांड पर मैं आज शेयर करता हूँ कि क्या मैं सल्यूशन दूंगा। अगर मैं इस सिचुएशन में होता, मुझे डिसीजन मेकर होता, या कम से कम एक जिसे सजेशन देने की मेरी औकात होती, तो मैं क्या सजेशंस देता, आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोग भी बताइए आप इसको क्या कैसे एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, और अपने भी सजेशन शेयर करिए। सो सबसे पहली चीज़ जो करंट सिचुएशन में मुझे लगता है करना चाहिए वो ये है, इजराइल और यूएसए को डंप करना चाहिए। और इनके लिए नहीं करना, क्योंकि ये दोनों कंट्री सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। ओके, और कोई डील विल नहीं करनी चाहिए। सबके पास लेवरेज होता है। तो जैसा चाइना ने अभी देखा आपने कि कैसे एक तरीके से अमेरिका को ह्यूमिलेट भी किया, उनके सारे बिलियनर्स वहाँ पर खड़े हुए थे लाइन से। तो सी ने किसी की तरफ देखा भी नहीं, नज़र उठा, किसी के साथ हाथ भी नहीं मिलाया। ओके, सो वो था पावर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका के बेसिस पर ही हम सर्वाइव करेंगे। ओके, सो हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है, हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम है क्रूड सप्लाई। सो जो हमारे दो पुराने एलाइज हैं, रशिया, ईरान, उनके साथ हमें दोबारा से उनके साथ नेगोशिएट करना चाहिए और क्रूड लेना चाहिए। दोनों क्रूड देने को तैयार हैं, दे भी रहे थे, और ईरान तो 60 दिन का हमें क्रेडिट भी देता था, डॉलर में नहीं रुपया में लेता था। तो वहाँ से क्रूड आना चाहिए, वो आज भी देने को तैयार है, हमें लेना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि
एक कमेटी बनानी चाहिए और FIIs की फ़्लो को कैसे रिवर्स करना है इसकी बात करनी चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। एक सिंपल तरीका है कि उनको जो भी कैपिटल गेन टैक्सेस है उसको ज़ीरो कर दो। देखिए 2004 में कैपिटल गेन टैक्सेस FIIs को ज़ीरो कर दिया गया था। उस वक्त लगता था कि यार ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन उसका रीज़न ये था लॉन्ग टर्म के लिए वो इंडिया में कैपिटल को लेकर आया। ओके, करेंसी हमारी एक टाइम था जब 35 रुपीज़, ये 2004-05 के आसपास की बात कर रहा हूँ, हो गई थी। उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक 40-45 के आसपास रही। सो 2018 में फिर दोबारा से उन पर टैक्स लगाया गया। तो ऐसा नहीं था कि वो टैक्स नहीं देते थे, STT हम लेते थे उनसे, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स जो है उनके माफ़ थे। तीसरी चीज़, और हमारे भी माफ़ थे, ऐसा नहीं था कि उनका माफ़ था, हम भी ज़ीरो कैपिटल गेन टैक्स देते थे अगर हम लॉन्ग टर्म के होल्डिंग करते हैं। तीसरा चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा, इंटरेस्ट रेट्स को रेज़ करो। उसके दो फ़ायदे होंगे, पहला कि बॉन्ड मार्केट में FII का पैसा आएगा, दूसरा जो पब्लिक है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो बैंक्स में पैसा रखेगी, बैंक को पैसा मिलेगा, बैंक वो पैसा आगे इंडस्ट्रीज़ को लोन देगी। ओके, सो करेंट सिचुएशन अभी जो बता रहा है, बाय द वे जापान अगले महीने रेट्स को बढ़ाएगा, ऐसी खबरें हैं। जो नया फेड का चेयरमैन आया है USA में, उसके भी ऐसे प्लान्स है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रेट्स को बढ़ाएंगे। तो ये अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने का साइकिल शुरू हो गया है। चौथी चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा, एक हाई पावर्ड रिसर्च कमेटी बनाई जाए जो AI पर रिसर्च करेगी, AI इंडिया में कैसे उसको किक स्टार्ट किया जाए बड़े स्केल पर। और ये नहीं कि मेटा के साथ डील कर लिया, यहाँ पे लैंड दे दिया, पावर दे दिया और भाई आके तुम करो जो करना है। हमें प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनना, हमें इनोवेट करना है और 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर का प्लान होना चाहिए। और जब ऐसा होगा सो AI का कैपिटल और ज़्यादा होगा और लॉन्ग टर्म में हमारी AI में एक लीडरशिप बनेगी, जो कि आज होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज हर कोई क्या कर रहा है, कोई रिसर्च नहीं कर रहा है AI में, सब AI के मॉडल्स को यूज़ करके उसके ऊपर एक रैपर बनाकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ओके, पांचवी चीज़ कि जो इंडस्ट्री है उसको फ्रेंडली बनाया जाए, कोई उनको परेशान ना किया जाए, टैक्स टेररिज्म ना किया जाए, रेट्स नहीं मारी जाए, ताकि भैया आप काम करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, जॉब्स क्रिएट करो। अगली चीज़ जो मैं कहूँगा कि 10 करोड़ के टर्नओवर वाली जो कंपनीज़ हैं, जो कि बहुत सारी कंपनीज़ होंगी और हर कंपनी में 10, 15, 20, 25 एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको प्रमोट करने के लिए उनका GST और इनकम टैक्स ज़ीरो कर दिया जाए। यानी कि 10 करोड़ से कम का आपका टर्नओवर है तो ज़ीरो टैक्स, जैसे दुबई में होता है ना, वैसा हमें करना चाहिए। और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए 20 लाख तक की जो जिनकी इनकम है उनको ज़ीरो इनकम टैक्स कर दिया जाए, कि अगर आपकी 20 लाख से कम की इनकम है तो नो टैक्स। ओके, अब आप बोलेंगे टैक्स की भरपाई कैसे की जाएगी, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो उसका सल्यूशन ये है कि जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको, अगर वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं तब तो उनको ज़्यादा टैक्स नहीं देना है, अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सेम टैक्स देंगे, लेकिन अगर वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, जॉब्स भी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो इसकी भरपाई वहाँ से होगी। सो वो कुछ सजेशंस हैं, मुझे लगता है इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, फार्मर्स, इनके लिए भी है, लेकिन वो किसी और वीडियो में बात करेंगे अगर आप लोग कहेंगे। सो ये मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो चांसेस हैं कि FIIs दोबारा से आए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि सरकार को भी ये सोल्यूशन पता है, लेकिन जो सरकार की स्ट्रैटेजी मुझे लगती है वो ये लगती है कि FIIs को वो जेन्युइनली वापस लाना ही नहीं चाहते। उनका कुछ होगा, कुछ रीजंस होंगे, क्योंकि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, करेंसी हमारी लगातार वीक हो रही है, और आप अगर उनकी प्रॉब्लम्स पूछ के या उनके कंसर्न्स को समझकर एड्रेस करेंगे तो
हो सकता है कुछ हद तक वो वापस आए, जो कि मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ। तो ये मेरे कुछ सजेशंस थे करंट सिचुएशन में, और एज ए सिटीज़न हर किसी को ये राइट है कि वो अपने सजेशंस को थ्रो करे, शेयर करे। अब ये है कि कौन किसको इसको सुनता है, कितना इम्प्लीमेंट करता है, वो अथॉरिटीज़ के ऊपर है। अब आइए मार्केट की तरफ चलते हैं। तो मार्केट में क्या इस वक्त चल रहा है और अगले हफ्ते क्या हो सकता है। पहले डेटा की बात करते हैं, डेली डेटा की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर डिस्कशन भी चल रहा है और साथ में वॉर रीस्टार्ट होने की भी बात चल रही है। सो डेटा क्या कहता है, ओके। सो डेटा में क्या दिख रहा है, पहले डेली डेटा की बात करते हैं। डेली डेटा में पुट्स के आईवी में ड्रॉप देखने को मिला है। सो जो हेजेस बढ़ाए गए थे पिछले दिनों, वो उसमें कट होता हुआ दिखा है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अप हुआ है। ये मैं डेली डेटा की बात कर रहा हूँ, यानी कि थर्सडे से फ्राइडे का कंपैरिजन कर रहा हूँ। शॉर्ट्स कटे हैं निफ्टी के फ्यूचर्स में, ओआई में डिप आया है, ओके। पोजीशंस फ्यूचर्स की, निफ्टी फ्यूचर्स की नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट होती हुई दिखी है। जो फ्यूचर्स करंट मंथ का फ्यूचर्स का प्रीमियम है, उसमें बढ़त देखने को मिली है। और एफआईआईज के 6200 शॉर्ट्स कटे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के। सो ये क्या बता रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हुई है, खास करके ऑप्शंस मार्केट में हुई है। ये मैं डेली डेटा की बात कर रहा हूँ। अब अगर वीकली में जाएं, वीकली में सबसे पहले अगर आप देखिए तो उनके कैश, एफआईएस की कैश की क्या सिचुएशन है। तो पिछले हफ्ते उन्होंने 9200 करोड़ की सेलिंग की थी कैश में, पूरे हफ्ते में, पिछले हफ्ते। इस हफ्ते उन्होंने ज़्यादा सेलिंग की है, 9986 करोड़ की सेलिंग की है। सो कैश मार्केट में तो उनकी सेलिंग बढ़ी है। फ्यूचर्स में जो शॉर्ट्स हैं, अगर वीक ऑन वीक कंपेयर करें तो 8500 शॉर्ट्स उन्होंने बढ़ाए हैं। तो पिछले हफ्ते में जो उनकी शॉर्ट्स की पोजीशन थी और आज की पोजीशन है, वो बढ़ी है। इंडेक्स फ्यूचर्स की शॉर्ट्स बढ़ी हैं। एफआईआईज का पुट कॉल रेशियो इज ऑलमोस्ट फ्लैटिश। निफ्टी का पीसीआर अप है, बैंक निफ्टी का पीसीआर भी माइनर अप है। सो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ऑप्शंस मार्केट में थोड़ी सी, मैं कहूँगा, बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स मार्केट में अभी भी बेरिशनेस देखने को मिल रही है, कैश में अभी भी बेरिशनेस देखने को मिल रही है। सो कहीं ना कहीं एफआईआईज को लग रहा है कि ये डील वील कुछ बीच का रास्ता ना निकल जाए। उस फेयर से मुझे लगता है कुछ पोजीशंस उन्होंने कट की हैं, खास करके ऑप्शंस मार्केट में। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट और कैश मार्केट में कोई बदलाव नहीं है। तो ये डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो शॉर्ट टर्म में एक बाउंस आ सकता है, बट उनका डेटा देख के ये लग रहा है कि मीडियम टर्म में ये शायद सस्टेन नहीं करेगा। अगर निफ्टी का चार्ट हम देखें, वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं कि 23,450 से लेकर 23,750, यानी कि 300-350 पॉइंट के बीच में मार्केट घूम रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है मार्केट ट्रिगर्स का वेट कर रहा है, कॉशियस है, कुछ भी हो सकता है और वेट एंड वॉच मोड में है। सो एफआईआईज का भी डेटा हमें वही बता रहा है, मार्केट भी हमें वही बता रहा है, चार्ट्स भी हमें वही बता रहा है। तो हमें भी उसी मोड पर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ईरान के फ्रंट पर क्या होगा हमें नहीं पता। अगले 48 आवर्स बहुत क्रूशियल हैं। जिस तरीके से व्हाइट हाउस में मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ तो बड़ा होने वाला है, जिसका हमें अगले हफ्ते में पता चलेगा। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो भी सजेशंस हमने दिए हैं, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपके कुछ सजेशंस हैं तो ज़रूर शेयर करिए और उसके रीजंस भी शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।